नमस्कार। कृषि दर्शन में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम के तहत हमारा विषय है सशक्त किसान, नए मूल्य प्रोत्साहनों से द्वीपों में जैविक कृषि। हम में से बहुत लोग हैं जो आज के समय में जैविक उत्पादों का उपयोग करना चाहते हैं ताकि हम रसायनों से बच सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को, खासकर किसान भाइयों को, जैविक कृषि से संबंधित सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे कि जैविक कृषि कैसे की जाती है, कैसे इससे जुड़कर हमारे किसान भाई एक अच्छी आय को अर्जित कर सकते हैं और साथ ही भारत सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक ICAR कैरी डॉक्टर शरद S यलिगार। डॉक्टर शरद, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर शरद, आज के कार्यक्रम में हम जो जैविक कृषि है इस बारे में आपसे जानेंगे और हमारे द्वीपों में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इससे जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये होती क्या है, हमारे दर्शकों को आप समझाएं। जैविक खेती जो है एक ऐसी कृषि प्रणाली है जहाँ पर हम नेचुरल चीज़ें जो है इन पर ज़्यादा जोर देते हैं और रासायनिक खाद और जो कीटनाशक है इनसे बचते हैं। जैसे हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कहते हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स या 4 सिद्धांत पर ये मूलभूत है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ केयर, यानी सावधानी का सिद्धांत। ये कहता है कि जो कृषि हम करते हैं इसको बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए ताकि इससे जो भी उत्पाद आए इससे किसी के स्वास्थ्य में हानि ना हो। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, जो अभी हमने कहा स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसमें ये जाना जाता है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है ये कैसे एक समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य है, मिट्टी के स्वास्थ्य से पेड़ पौधों का स्वास्थ्य, फिर वहाँ से जो पशु है, फिर मनुष्य है, इनका स्वास्थ्य, और अंततः सामाजिक जो स्वास्थ्य है ये कैसे मिला जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि रासायनिक खाद न लगा के जो एक पोषक पूर्ण एक जो उत्पाद है वो लाया जा सके। तीसरा हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ये कहता है कि जो पर्यावरण है इसी के तंत्र और चक्रों के साथ हमें कृषि करनी चाहिए, यानी पर्यावरण से जो एक लिमिट, एक सीमा होती है उसके बीच में रहकर हमें कृषि करना चाहिए। जैसे हम अंडमान में देखते हैं, यहाँ पे नारियल बहुत अधिक होता है, तो नारियल का जो आइडियल स्पेसिंग है ये 7x7 मीटर का होता है। तो यहाँ पे अधिक स्पेस रह जाती है। अगर इसी के बीच अगर हम अनानास लगाए या केला लगाए या सिनेमन लगाए, इस तरह से आप बाकी अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप हम लगाते हैं तो एक तो है कि इससे किसान का आय भी बढ़ेगा और उसके बाद जो है ज़मीन के एक अधिक बेहतर तरह से हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो चौथा है वो है फेयरनेस का प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि न्याय का सिद्धांत। इसमें सिंपल यही है कि जो किसान हो गए, उपभोक्ता हो गए या लोकल जो संस्थाएं हैं, इनके साथ हमें न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए और इनको सारे जो इन्फॉर्मेशन है इनको बता देना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है एक ट्रस्ट बेसिस पे होता है, तो एक म्यूचुअल एक दूसरे पर विश्वास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो डॉक्टर शरद, जो हमारे द्वीपों में जैविक खेती की क्या संभावनाएं हैं? हमारे द्वीपों में जैविक खेती की अच्छी संभावना है, क्योंकि अगर आप अंडमान निकोबार को देखें तो एक इंडिया से एक आइसोलेटेड प्लेस है, मतलब हमारे मेनलैंड से थोड़ा आइसोलेटेड है। तो प्राचीन काल से ही यहाँ पर जो खाद आता है वो कमी है, कीटनाशक के आने कमी है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो भी खाद वगैरह आता भी है तो उसकी जो उपलब्धि है वो एक बहुत सीमित है और महंगा भी पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा अगर ये देखें तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया अधिक है, तो वो जो फार्मिंग प्रैक्टिस करते आए हैं वो ऑब्वियसली एक प्राकृतिक खेती होगा या फिर जैविक खेती होगा। तीसरा ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा आती है, तो वर्षा आने के बाद क्या होता है कि जब आप रासायनिक खाद लगाते हैं तो पानी में बहकर जाके जल स्रोत में मिल जाता है, जिससे मछली पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे कोरल्स पर भी प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो मनुष्य हैं उन पर भी हमें प्रभाव पड़ेगा। और चौथा जो है एक है, यहाँ पर जो आप वन प्रदेश अगर देखेंगे तो 7100 स्क्वायर किलोमीटर जो प्रदेश है वो वन प्रदेश है, यानी 87% जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो वन प्रदेश के अंदर आता है। तो हमारी जो मिट्टी है उसमें ऑलरेडी जो जैविक जो तत्व है वो बहुत अधिक होगा इसके कारण, और इसको अगर हम जो जैविक इनपुट्स बनाना चाहेंगे उसमें भी हमको ज़्यादा इनपुट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल है। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
जी। तो डॉक्टर शरद, अगर हम किसान भाइयों की बात करें और जैविक कृषि की बात करें, तो इस क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए जो मूल्य प्रोत्साहन है, ये क्यों ज़रूरी है? मूल्य प्रोत्साहन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग 2 से 3 साल में इसकी लागत थोड़ी अधिक होती है। इसके अनेक रीज़न है, क्योंकि पहले तो आपको हाथ से निराई करना पड़ेगा और इसके लिए जो कंपोस्ट है वो बनाना पड़ेगा, और इसको अगर आप प्रोड्यूस करने के बाद भी जो प्रोड्यूस है उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, मतलब प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में पैसा लगता है। जी। और स्टार्टिंग 2-3 साल में इसकी जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, वो हमारे जो नॉर्मल जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं जिसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं उससे कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है खेती को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। और अगर हम देखें तो जो उत्पाद भी जो आता है इससे, उसमें जो क्वालिटी है, जिसमें हम बोलते हैं पोषक जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए, और चौथा जो है वो ये है कि जो किसान है वो एक रिस्क टेकिंग फार्मर है और इनोवेटिवली कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी हमको एक इंसेंटिवाइज देना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और हम ये कह देते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट है उनके तरफ भी उनका जो एक ग्रेटिट्यूड है जो हम कह सकते हैं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन किसानों को और इनके जो जैविक खेती से आने वाले उत्पाद को जो है एक प्राइस इंसेंटिव या जो आप मूल्य अच्छा में मूल्य जो है देना चाहिए। जी। तो डॉक्टर शरद, जो अब भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की पहल की गई है? भारत सरकार का अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर एक प्रोग्राम आप सुने होंगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट जो है वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हम मिट्टी के जो स्वास्थ्य है इस पर काम करते हैं। इसी के अंतर्गत जो योजना बनी हुई है जिसके अंदर हम जैविक कृषि कर रहे हैं वो है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें हर एक स्टेज पर किसान को जो है सरकार मदद कर रही है। अगर आप उत्पादन के स्टेज पर देखें तब भी थोड़ा इनपुट खरीदने के लिए 31,500 तक पैसा मिल जाता है। अगर आप इसके बाद सर्टिफाई भी करना चाहेंगे तो प्रमाणीकरण में भी आपको सहायता मिलेगा, और ब्रांडिंग लेबलिंग में भी आपको अच्छी खासी सहायता मिलती है। और ये जो है एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है, सर्टिफिकेशन भी आ गया, ब्रांडिंग भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ये हमारे जो देश के अंदर जो जैविक कृषि है इसको ये बढ़ावा दे रही है। जी। तो डॉक्टर शरद, जैसा कि अभी आपने बताया परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत एक और योजना आती है LAC, वो क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। LAC जो है ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जो एक गांव या एक पंचायत या फिर 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर को जो है वो एक क्लस्टर मान के इसको हम जैविक रूप से प्रमाणीकरण करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो हमारे लोकल संस्थाएं हैं इनको भी फ़ायदा होगा, करने में आसानी रहेगी, और जो एक एक किसान जाके न करके एक ग्रुप करता है तो इससे क्या है कि एक ग्रुप करने से उनकी जो पेपर वर्क है ये कम हो जाती है जी। और इसी स्कीम के अंदर 2021 में जो है हमारे निकोबार के जो नॉन कौरी और कार निकोबार के लगभग 15,000 हेक्टेयर जो है उसको हम सर्टिफाई कर चुके हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अगर पहले बड़े पैमाने में कोई प्रमाणीकरण किया गया है तो वो हमारा है। तो ये चीज़ अगर देखें तो हमारे जो जैविक कृषि के जो प्रोग्रेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी। हमें ये बताएं कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये शब्द हम सुनते हैं अगर हम जैविक कृषि की बात करें, जो परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें, तो ये क्या होती है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो है वो ये है कि जो हम प्रमाणीकरण करते हैं जैविक जो उत्पाद का है, तो इसमें क्या है कि आप बार बार जाके एक बड़े पैमाने पर आप ब्रांडिंग या लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे स्पेशली जो छोटे किसान हो गए वो करते हैं। जी डॉक्टर शरद, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं नमूना घर से पूनम तिर्की बोल रही हूँ। जी पूनम जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे छोटा सा बगीचा है नमूना घर में, उसमें मैंने छोटे छोटे सब्जियां उगाई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपके जो आज का टॉपिक है ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, तो क्या इसकी
की ट्रेनिंग क्या कैरी में दी जाती है क्या? जी जी मैडम, मिल जाता है। जो आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस भी जो है हमने बनाया है। इसका मैनुअल अवेलेबल भी है और रेगुलर बेसिस पे इसका ट्रेनिंग भी होता है। तो आप जो हमारे बातू बस्ती में स्थित कैरी है, आप वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं, या फिर हमारे सिप्पी घाट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर भी अगर आप मिलेंगे तो वहाँ पे भी इसका ट्रेनिंग मिलता है। जी, हमें आशा है कि पूनम जी को उनके जो प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जी, तो डॉक्टर शरद, हम रेस्पिरेटरी जो गारंटी सिस्टम है उसके बारे में आप बता रहे थे। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में यही होता है कि जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है, इसके बेसिस पे बनता है, जहाँ पर लोकल जो किसान है, जो उपभोक्ता है, जो लोकल संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये जाके फील्ड में इंस्पेक्शन करना होगा या उत्पाद का मॉनिटरिंग करना होगा, ये करते हैं और इनके बेसिस पे एक प्रमाणीकरण मिलता है जो एक लोकल एरिया पर वैलिड होता है। जी तो इससे क्या है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, तो उनको इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगेगा। तो ये एक पहलू है। जी, और हमारे द्वीपों में ICAR और कैरी द्वारा जैविक कृषि के क्षेत्र में वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं? जो ICAR कैरी है, जो जी। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा देखिए बेसिकली रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है हमारा। तो हम जो है इस पर किसानों को हो गया तो हम इस पर तकनीकी सलाह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और जन जागरूकता भी करते हैं। जी और हम बहुत सारे फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं और हम अगर कोई नया टेक्नोलॉजी है तो इसको किसानों को देने से पहले इसके फील्ड ट्रायल भी करते हैं और फील्ड ट्रायल के बाद अगर अच्छा रिजल्ट्स आते हैं तो हम किसानों को ये सजेस्ट करते हैं। जैसे हमारा ये एक प्रोडक्ट है मैम, द्वीप टिक्योर। द्वीप टिक्योर जो है एक हर्बल आधारित कीटनाशक है, जिससे आप किलनी जो बकरी और गायों पे होता है, इसको आप मिटा सकते हैं। तो अगर केमिकल नहीं यूज़ करके इसे आप यूज़ करेंगे तो अगर बकरी और गाय अगर गर्भवती भी है तब भी ये सुरक्षित है, क्योंकि एक हर्बल बेस्ड होता है। इसी प्रकार से अगर आप पेड़ पौधों की बात करेंगे तो धान में जो है हम यूजुअली ज़्यादा यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, जी लेकिन हमारे ब्लूमस्टेल के फार्म में इसका ट्रायल हो चुका है, जिसमें कैरीदान 7 को जो है हमने पंचगव्य, अजोला और हरी खेती और हरी खाद और हरी पत्ती का खाद इस्तेमाल करके हमने एक सीजन के कल्टिवेट किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जी और अगर हम देखें कि यहाँ पे तो नारियल और सुपारी का ज़्यादा खेती होता है, तो इसके बीच में भी जो ज़मीन है वहाँ पे भी हम, जैसे मैंने पहले बताया, अनानस हो गया या केला हो गया या सिनामन हो गया, अगर ये डाल के अगर हम करेंगे तो एक तो आय तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो खेती में मिट्टी में जो नम्रता होती है वो बनी रहती है। तो जी। इससे क्या है कि उसकी जो उर्वरक है वो बची रहेगी और इससे अच्छा लैंड जो फर्टाइल रहेगा, तो जी। एक अच्छा प्रोड्यूस भी फार्मर को आएगा। जी। और हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र है 3, एक साउथ अंडमान के लिए जो है सिप्पी घाट में है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए नींबू डेरा में है और निकोबार के लिए कार निकोबार में है। ये केवी भी जो है जन जागरूकता के प्रोग्राम में हो गया या वर्कशॉप्स कराने में या ट्रेनिंग देने में जो है ये अपने आप को बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रखता है। और अंडमान से बाहर मिनीकॉय में भी जो है कैरी का एक रीजनल स्टेशन है, जो वहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में प्रोग्राम्स करते रहती हैं। और जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या कभी मेला हो गया हमारे ITF मेला में, तो वहाँ पे भी कैरी अपना स्टॉल्स के थ्रू या अपने वैज्ञानिकों के थ्रू जो है इसका प्रचार प्रसार करती है। जी जी, इस तरह ही कई तरीकों से क्या है हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है जैविक खेती के लिए। जी, तो दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन और आज का हमारा विषय है सशक्त किसान और नए मूल्य प्रोत्साहनों से हमारे द्वीपों में जैविक कृषि। विषय से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमसे आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर शरद, जैसा कि अभी आपने बताया, हमारे द्वीपों में अनानास और जो केले हैं और ये जो दालचीनी की खेती की जाती है, तो अगर हम जैविक कृषि की आज हम बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से और किस तरह के पेड़ पौधे फल फूल उगाए जा सकते हैं? जैविक कृषि में हम अनेक तरह या कह सकते हैं कि सारे तरह के पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ का अगर ध्यान रखें तो हम जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो हम यूज़ करने लगे 1960 के बाद से, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है ये आपको ज़्यादा उत्पाद तो देगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा खाद लगाने पड़ेंगे और इसमें ज़्यादा कीड़े, ज़्यादा बीमारी आने का चांसेस रहेगा, तो आपको ज़्यादा कीटनाशक भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम जैविक कृषि का बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो हमारे जो स्थानीय जो वैरायटीज़ है तो इनको हमें यूज़ करना पड़ेगा।
और केला हो गया, या फिर जैसे सुपारी होता है, या हमारा जो नारियल होता है ये हो गया, सिनेमन हो गया, दहन भी हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे रख सकते हैं। बस वही चीज़ है, जैसे आपको वैरायटी थोड़ा देख के करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक कैरी ब्रिंजल 1 और 2 है, तो ये 2 वैरायटी क्या है कि जो पत्ते मुरझा जाते हैं, आपने अगर बैंगन में देखा होगा, इसको हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं, ये उसका रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो जो पौधा है वो उस कीड़े को भगा देता है या उस बीमारी से दूर रहता है, तो आपको कोई बाहर से कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका जो एक फ्रेंडली जो वैरायटी हम कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा लाभ मिले, उस चीज़ पर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। जी, तो डॉक्टर शरद, आपने जो फसल जो उगाते हैं उस फसल के बारे में बताया, और जो कैरी की जो भूमिका है, ICAR की जो भूमिका, उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। पर एक उत्पाद होने के बाद मार्केट में ले जाने से पहले हमारे किसान भाइयों को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है, ये हमें समझाए। देखिए, जैविक कृषि का जब उत्पाद आता है तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका सर्टिफिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक एक प्रोड्यूस या जैविक जो उत्पाद है, इसको मूल्य में जो इंसेंटिव है तभी मिलेगा जब सर्टिफाई हो। तो इसके 2 स्ट्रीम है। एक तो जैसे हम पहले बात किए पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जिसमें हम लोकल लेवल पर जो है आपसी एक विश्वास के साथ एक फार्मर किसान हो गए या हमारे उपभोक्ता हो गए या हमारे जो स्थानीय संस्थान है, ये सब मिलकर करते हैं। दूसरा जो है ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, जो एक हमारा NPOP प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत जो अपेडा होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देती है। इसका जो महत्व ये है कि ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको ये मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि हाँ, ये ऑर्गेनिक लेबल जो दिया हुआ है अपेडा से, ये आपको जो है इसको एक मान्यता मिलती है लीगल साइड से, जो हम कहते हैं कि न्याय की मान्यता मिल जाती है, तो किसान इसको बेच सकता है बाहर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन वही है कि कौन सा उत्पाद ऑर्गेनिक है नहीं है, इसे डिफरेंस करने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो ज़रूरी है। और ये सर्टिफिकेशन होने से क्या होता है, जो प्रोग्राम्स की जो स्कीम्स के जो इंसेंटिव है वो भी मिलेगा, अच्छा मार्केट भी मिलेगा। और इसका जो तरीके हैं, ये यही 2 तरीके हैं, एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो हमारे NPOP प्रोग्राम के अंदर होता है, या फिर लोकल लेवल पर जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से होता है वो वाला है। जी, आपने जैसे कहा अच्छा आय जो हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, पर क्या है जो हम जब हमारे किसान भाई शुरुआत करेंगे, जैविक खेती की शुरुआत करें, उसमें बहुत सारा जो मैन पावर उनमें बहुत ज़्यादा लगता है, समय जाता है, फिर सर्टिफिकेशन होते हैं, उत्पादों को बाज़ार में ले जाने तक तैयार करना होता है, इतने सारे काम हैं उन्हें बाज़ार में ले जाने से पहले। तो इसमें आय वृद्धि की कितनी संभावना है हमारे किसान भाइयों के लिए? इसमें आय वृद्धि हो सकता है जब हम पहले तो ये समझें कि इसमें सारे जो इनपुट्स है ये बाहर से नहीं लाने होते हैं। इसमें बहुत सारे जो इनपुट्स है घर में बनाया जा सकता है, जैसे जीवामृत है, जीवामृत घर में ही बनाया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं, अगर आपके पास आपका 100 लीटर का जीवामृत अगर बनाना होगा तो उसमें आप एक 10 किलो का जो है गोबर डाल दीजिए, 10 लीटर जो है उसमें काऊ यूरिन आ जाएगा। तो जब आप गौमूत्र और गोबर का मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है आपको 2-2 किलो का बेसन और उसमें जो है गुड़ मिलाना पड़ेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा मिट्टी और 100 लीटर पानी डाल के एक ड्रम में इसको पूरा अच्छे तरह से इसको शेक करके इसको आप 7 दिन तक, 7 से 10 दिन तक आप इसको स्टोर करके रखें। पहला 2 दिन तो इसको छाया में रखना चाहिए, उसके बाद आप बाहर रख सकते हैं। तो इसको जो है आप 5 से 10%, यानी अगर आप 10 लीटर अगर आप जीवामृत ले रहे हैं तो 90 लीटर का पानी मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सब करते हैं तो यहाँ से क्या है कि आपका जो लागत है अपने आप कम हो जाता है। और जैसे आपने मार्केटिंग का पूछा, इसमें भी अगर आप बहुत लोग मिलके करेंगे तो जैसे अगर हम 5 किलो कुछ बेचने जाए और आप 50 किलो बेचने आए तो आपके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों से, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ेगा, तो इन चीज़ों से इसकी लागत कमी की जा सकती है। जी, हमें इतना समझ में आता है कि जैविक कृषि मतलब रासायनों से दूरी और हमें अच्छा प्रोडक्ट जो हमें मिल जाता है। तो ये जो जैविक कृषि है हमारे पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, ये हमें बताएं। जैविक कृषि जो है, जैसे हमने इसके स्टार्टिंग में सिद्धांत बताया जी, तो इसमें जो स्वास्थ्य का सिद्धांत है ये यही कहता है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको हमें बचाए रखना चाहिए। जैसे इस प्रोग्राम का जो अगर हम
ओरिजिन भी देखें तो ये एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर हुआ है। मतलब इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम मिट्टी का जो सेहत है उसको बनाए रखें। मिट्टी का सेहत का अगर हम ध्यान रखेंगे तो उस मिट्टी से जो पेड़ पौधे आएंगे वो सेहत रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि 2-3 साल में इसका जो उत्पाद है वो कम रहेगा तो हम केमिकल से करेंगे। केमिकल से 2-3 साल के तो अच्छा उत्पाद आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो मिट्टी का क्या? जैसे हम यहाँ लोकल भाषा में किसान कहते हैं मरा हुआ मिट्टी, तो मरा हुआ मिट्टी से हम कुछ उगा नहीं सकते, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो दिक्कत होगा। जी शरद जी, जैसे कि इतना सारा काम हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है और कुछ लोगों का पेशेंस कम होते हैं तो उन लोग केमिकल यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, इसको प्रोत्साहित के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स होता है, जैसे आप देखिए किसान मेला होता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है या ऐसे कार्यक्रम तो उनसे मिलते हैं। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री सर के एक लीडरशिप के अंदर जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ, उसमें भी हम हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, एनिमल साइंस के डिपार्टमेंट, हम सब लोग मिलकर एक साथ जाकर हर एक ग्राम पंचायत में हमने किसानों से मिला और उनसे बात किया। उनके हमने जो दुविधा है वो हमने समझी और जो जैविक खेती के लिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है हमने उनको बताया। तो इसके बाद भी जो है हम घर घर जाके किसानों को इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो इस तरह से सरकार भी हमेशा, जैसे मेला भी आपने देखा होगा, हमारा किसान मेला भी लगता है हर साल मार्च या अप्रैल मई में होता है, तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में किसानों को बताते हैं। और जैसे अभी हमने पूनम मैडम ने पूछा कि किस तरह से इसका ट्रेनिंग मिलता है, तो इसका ट्रेनिंग भी मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग रीते से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों तक पहुँचें। जी, और हमारा कार्यक्रम का समय हो चला है। हम चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कुछ होंगे जो आज के कार्यक्रम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और वो भी जुड़ना चाहते होंगे, उन किसान भाइयों को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं जो जैविक कृषि करते हैं उनके किसान से यही कहना चाहूँगा कि आप आशावादी रहे, आप इसको बहुत निष्ठा से करें, क्योंकि यही जो है आगे जाके जो स्वास्थ्य समाज को निर्मित होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि स्वस्थ जो किसान है और स्वस्थ उपभोक्ता है, ये आगे जाके एक स्वस्थ से बड़ा समाज बनाएगा और यही हमारे एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का नींव रखेगा। जी, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपने कहा कि अच्छी लागत मिलती है, ये भी समझाए आप हमारे किसानों को संदेश के तौर पर। देखिए, जो इसका जो प्राइजेस है ये बहुत अधिक मिलता है। जगह आप देखोगे तो ऑलरेडी हम जो है $666 मिलियन अमेरिकन डॉलर का हम जो है सेल कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि अगले 6 साल में 2030 तक हम $2 बिलियन तक जाए, तो एक अच्छा प्राइस मिलता है। तो ये प्राइस इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है ये बढ़िया होता है। तो आजकल हर ग्राहक चाहता है कि वो और उसके परिवार के लिए एक स्वस्थ और पोषण से भरा हुआ जो है उत्पाद मिले। जी, और जो छोटी छोटी जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उन चीज़ों को ध्यान रखें हमें। जब हम जैविक खेती जब हम करते हैं तो उन सभी बातों का हमें ध्यान में रखना है। जी, तो डॉक्टर एस शरद जी, आप कार्यक्रम में आए और आज जो जैविक खेती है इसके बारे में इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। जो हमारे जो किसान भाई आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े होंगे, जो दर्शक आज इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे, उन्हें इनकी जो महत्वता है ये ज़रूर समझ में आई होगी और आगे जाकर बहुत सारे जो हमारे द्वीपों के किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े, कि इस बात की हम आशा रखते हैं। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी जानकारी जैविक कृषि के संदर्भ में, कैसे हम जैविक कृषि से जुड़कर सशक्त किसान को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, नए मूल्यों से कैसे हम अपने द्वीपों में जैविक खेती का डंका हम बजा सकते हैं। तो आशा है आप सभी जैविक उत्पादों से जुड़ेंगे और हमारे जो किसान भाइयों को सशक्त बनाएंगे। अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही एक विषय के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।